मैं तुम्हारे को सारा काम लिखने के लिए होमवर्क पे नहीं दे सकता। ओहो। हाँ, मुझे लास्ट क्लास में एक बच्ची ने सजेशन दिया कि सर आप ना सारा काम लिखने का होमवर्क पे दे दिया करो, क्लास में नहीं लिखवाया करो। हाँ, मैं काफी काम लिखने के लिए घर पे दे सकता हूँ, पर सारा नहीं। मुझे जो पता होता है ना कि जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक आपके मतलब पेपर में आने ही आने हैं, तो मैं उनको लिखवा लेता हूँ, क्योंकि मेरे आगे जो मैंने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी लेना है ना, अगर आपने उसमें लिख रखा होगा तो आपको दिमाग में वो चीजें गई होंगी, तो आप वो टेस्ट अच्छे से कर पाओगे। बस वही एक चीज होती है। चलो जी, अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लान। और जब हम कर रहे होते हैं टाइप्स ऑफ प्लान, तो इसको सबसे पहले हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। वन इज सिंगल यूज प्लान एंड वन इज स्टैंडिंग प्लान। वन इज सिंगल यूज प्लान एंड वन इज स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान बच्चे वो होता है विच आर यूज्ड वन टाइम, एंड स्टैंडिंग प्लान वो होते हैं विच आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, इट इज यूज वन टाइम, इट इज यूज ओवर एंड ओवर अगेन। जैसे देखो, सिंगल यूज प्लान का एग्जांपल देता हूँ। मैं ना बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करता हूँ, मैं कंस्ट्रक्टर हूँ। मुझे एक बिल्डिंग का ऑर्डर मिला, मैंने उस बिल्डिंग को असेस करा कि उसका ग्राउंड कैसा है, क्या कैसा है, उस बिल्डिंग का एक्सटीरियर बनाया, इंटीरियर बनाया, ठीक है, पूरी बिल्डिंग तैयार कर दी, और ये जब बिल्डिंग तैयार हो गई, मेरा प्लान खत्म हो गया, दैट्स इट। तो दिस इज अ सिंगल यूज प्लान, कि प्लान हुआ और उसके बाद प्लान खत्म हो गया। पर स्टैंडिंग क्या है, इट कीप्स ऑन मूविंग अगेन एंड अगेन। जैसे रूल है, रूल तो हमेशा ही सेम रहते हैं ना, वो चेंज थोड़ी होते रहते हैं, दे यूज ओवर एंड ओवर अगेन। तो सिंगल यूज प्लान आर यूज्ड, implemented and discarded. Standing plan remain there forever. But it does not mean कि सिंगल यूज प्लान जो है वो छोटा होगा। सिंगल यूज प्लान शायद 5-6 साल का भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ 1-2 दिन का ही होगा, वो 5-6 साल का भी हो सकता है, कितने भी अमाउंट ऑफ टाइम का हो सकता है, बट वो यूज होने के बाद डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। अब ये डिफरेंस आप लोगों के सामने है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये डिफरेंस। अ सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर वन टाइम, ठीक है, वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट। अ स्टैंडिंग प्लान इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Such अब सिंगल यूज में आ रहा हूँ। Such course of action is not likely to be repeated in the future. Non-recurring situation. These are recurring situations. Standing plan. The duration of plan may depend upon type. ये वीक का भी हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है, ईयर्स का भी हो सकता है, और ये तो हमेशा ही रहता है। फिर एग्जांपल्स दे रखे हैं। दिस डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन द डिफरेंस प्लीज। चलो बच्चों, टाइप्स ऑफ प्लान जो मेन स्टार्ट होते हैं वो होते हैं यहाँ से। एंड पहला टाइप ऑफ प्लान जो हमारे सामने है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैंने बहुत साफ राइटिंग में लिख के रखे हैं तुम्हारे लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट टुवर्ड विच वी वांट टू रीच। बेटा, ये जो मेरे फ्लो चार्ट्स हैं, ये जो मेरे नोट्स हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे पेपर में, एंड आई एश्योर यू तुम्हारे पूरे नंबर। ठीक है, तुम लोगों को ना बेटा एक बात ध्यान रखनी है कि क्लास 12th में द होली बुक, द बाइबल, द गीता, द कुरान फॉर यू इज एनसीईआरटी। ठीक है, और हम जैसे गरीब लोगों की घर की रोटी इसलिए चलती है क्योंकि एनसीईआरटी इतनी भद्दी बना रखी है ना इन लोगों ने, कि एनसीईआरटी से बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं ना, एनसीईआरटी एनसीईआरटी नहीं है, माँ है माँ। जैसे माँ के आंचल में नींद आती है ना, वैसे ही एनसीईआरटी खोल के नींद आती है। और इसी वजह से ये नोट्स जो हैं ये बढ़िया हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से जो उनका क्रक्स है वो निकाल के मैंने यूज करा। एंड नोट्स लिखने में ना एक चीज का ध्यान रखना होता है, वर्ड्स, कीवर्ड्स। अगर तुमने कीवर्ड्स पेपर में डाल दिया ना, एग्जामिनर तुम्हें नंबर देगा, और वो कीवर्ड्स इसमें है। ठीक है, ध्यान देना जरा। ऑब्जेक्टिव, दीज आर द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन। डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन का मतलब क्या हुआ? एंड पॉइंट वेयर वी वांट टू रीच, दैट मैनेजमेंट वांट टू अचीव, एंड वेयर मैनेजमेंट वांट टू रीच। ऑल मैनेजेरियल एक्टिविटीज, क्या कहते हैं, हम कुछ भी काम करते हैं ना कंपनी में, वो किस लिए करते हैं? अपने गोल अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। और हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ना स्मार्ट होते हैं। मैं तुम लोगों को बताऊं, मुझे ना 3 महीने पहले इतना जोर की धक्का लगा है दिल पे, मैं बता नहीं सकता। ये निमोनिक देख रहे हो, स्मार्ट, ये निमोनिक मैंने बनाया 3 साल पहले, और मैं बड़ा ही खुश होता, बड़ा प्यारा निमोनिक बनाया हुआ है। स्मार्ट, स्मार्ट क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए,
रिलेटेड टू रिजल्ट होने चाहिए और टाइम लिमिट होना चाहिए। अब एक एक करके सबको समझाता भी हूँ, पर अब मैंने ना इस साल से पढ़ाना शुरू करा आईबी बोर्ड को, इंटरनेशनल बैकलरेट को। अब मैं उनको पढ़ा रहा, उधर भी ये टॉपिक आया, उन्होंने पहले से बना रखा था यार ये। मेरे को तो बड़ा ही धक्का लगा, जो चीज मैंने 3 साल पहले सोची उन्होंने मेरी दिमाग में से 8-10 साल पहले चोरी कर ली। दे आर वेरी फास्ट। स्मार्ट, स्मार्ट मतलब ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे स्पेसिफिक है कि शाह साहब को 95 मार्क्स लेके आने, मेजरेबल 95 मेजरेबल है, अचीवेबल। अब ये नहीं कि तुम 102 नंबर लाना चाहते हो, क्योंकि हमारी तनीषा है ना, उसका गोल है वगैरह, मैं तो 100 में से 105 लाऊंगी, देख लो अब कैसे दिलवाने हैं। फिर मैंने तनीषा को 3 अप्सरा की पेंसिल गिफ्ट कर दी, एक्स्ट्रा मार्क फॉर गुड हैंड राइटिंग। फिर रिलेटेड टू रिजल्ट होना चाहिए कि हम रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं, और टाइम लिमिट होनी चाहिए। टाइम लिमिट समझ रहे हो बच्चा, कि एक टाइम है। अपने दक्ष की तरह नहीं कह रहे लेके तो 99 आऊंगा, चाहे 17 साल में 12th में लगा दूं, है ना दक्ष भाई? ठीक है। ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव जो होते हैं सारे लेवल सेट करते हैं। टॉप लेवल सेट करता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मिड लेवल अपने डिपार्टमेंट के लिए, लोअर लेवल अपने वर्क के लिए। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, दीज आर गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस, कि हमें काम कैसे करना। अब मुझे ये बताओ, ये जो चीज मैंने आप लोगों को समझाई, आप लोगों को समझ आई? हाँ जी। अब अगला टाइप ऑफ प्लान आता है बच्चे, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लान। स्ट्रैटेजी के ऊपर आप देख रहे हो 2 स्टार पहले से लगे हैं। ये 2 स्टार का मतलब है कि वेरी 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 वेरी, it is very important for case studies, very expected to come in the for paper for case studies. अब देखो स्ट्रैटेजी, ध्यान से देखो, स्ट्रैटेजी का ना मतलब मैं तुम लोगों से नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं तुम लोगों से मतलब पूछूंगा मुझे जवाब पता है। सर स्ट्रैटेजी पता क्या होती है? स्ट्रैटेजी बनाना, मतलब हमने ना एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि हमें ये करना है, तो वो स्ट्रैटेजी बनाने को हम कहते हैं स्ट्रैटेजी। मतलब पूरी की पूरी जो स्ट्रैटेजी बनती है ना सर, पूरी मतलब वो जो वो वाली स्ट्रैटेजी होती है वो, मुझे पता है ऐसे ही जवाब मिलेंगे। 17 सालों से ऐसे जवाब सुन रहा हूँ, इसलिए मुझे सुनने ही नहीं तुम्हारे, अपने पास रखो। सुनो, स्ट्रैटेजी प्रोवाइड, किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो आत्महत्या कर ले। प्रोवाइड ब्रॉड कॉन्टूर्स। सर ये क्या लिख दिया, ये कौन सी अंग्रेजी है? हाँ, ब्रॉड कॉन्टूर का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। वाह 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 वाह, बहुत क्लियर हो गया इससे हमारे को। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है डीप लेड प्लान। देखो, ये मैं अपनी इंग्लिश की कोई क्लास नहीं शुरू करने वाला कि तुम सोच रहे हो मैं ज्यादा अंग्रेजी झाड़ रहा हूँ। ये वो वर्ड्स हैं जो सीबीएसई यूज करती है। डीप लेड प्लान का मतलब होता है अ प्लान विच कवर्स ऑल, विच इज मेड टू द ग्रेट डेप्थ, विच कवर्स ईच एंड एवरीथिंग। तो ये ब्रॉड कॉन्टूर, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, डीप लेड प्लान, ये वो वर्ड होते हैं जिनसे कई बार तुम केस स्टडी आइडेंटिफाई कर पाते हो। फिर सबसे ज्यादा ध्यान की बात होती है ये 3 डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है पार्ट। तुम उन्हें पार्ट समझ लो, तुम उन्हें एक बाय एक स्टेप समझ लो। तुम मेरे हिसाब से तो इन्हें स्टेप समझो, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आते। और ये ना बहुत कंफ्यूज करती है आगे जाके ये वाली चीज। देखो जी, स्ट्रैटेजी का पहला काम होता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करना। ठीक है, जैसे मैंने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करा कि मैं एक नई फील्ड में डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ। अब नई फील्ड में डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करूंगा। पहले तो मैंने ऑब्जेक्टिव सेट करा, एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी लॉन्ग टर्म। फिर मैंने पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करा कि मैं पहले ये स्टेप करूंगा, फिर मैं ये स्टेप करूंगा, फिर मैं ये स्टेप करूंगा। ठीक है। अब ये सब काम करने के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे, तो मैंने रिसोर्सेज को एलोकेट करा कि बजट ऑफ 50 करोड़ एलोकेट। अब पता है कहानी कहाँ खराब होती है? ये जो इसके 3 स्टेप्स है ना, अब अगर किसी एक केस स्टडी आती है, उसमें बोला जाता है कि मोहन लाल started a new business and he was having a long term objective of earning 20 crore from this business. For this he did this and this. At the end, to achieve the goal, he allocated a budget of 5 crores. अब जब तुम ये पढ़ते हो ना, तो तुम पहली लाइन जो होती है उसको कहते हो यार ये ऑब्जेक्टिव है, जो एक एक स्टेप है तुम कहते हो ये प्रोसीजर है, और जो बजट है तुम कहते हो बजट भी एक टाइप ऑफ प्लान है, ये बजट है ना। जब एक के बाद ये लाइनें दे रखी होती है ना, तो ये स्टेप्स सर हमें समझ कैसे आएगा? प्रैक्टिस करके। जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम्हें
समझ आएगा कि हाँ भैया इसका मतलब ये, देखो साइड में लिखा हुआ CS, स्टेप्स आर आस्क्ड आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ प्लान। हाँ, फिर क्या होता है, एक और गंदा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान। तुम आइडेंटिफाई भी कर लेते हो लॉन्ग टर्म गोल को देख के, स्ट्रैटेजी। फिर वो उसके बाद बोलते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं ये बताओ। अब बच्चा कहाँ कंफ्यूज होता है, क्योंकि बच्चा पढ़ता है वर्ड स्टेप्स, बच्चे की बत्ती जल जाती है दिमाग की, और बच्चा ना प्लानिंग के स्टेप्स लिख देता है ओड आई से। ना 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 ना, उसने पूछा आइडेंटिफाई द स्टेप्स ऑफ द प्लान आइडेंटिफाइड अबव, तो ये 3 स्टेप्स हैं। याद रखना, सबसे गंदी केस स्टडी होती है ये वाली, मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराऊंगा, पर ऐसी केस स्टडी आती है, अपना दिमाग खुला रखना। फिर आगे देखो, वाइल फॉर्मिंग द स्ट्रैटेजी बिजनेस एनवायरनमेंट नीड टू बी स्कैन, ये भी लाइन लिखी होती है कि उसने बिजनेस स्टार्ट करा, अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने एनवायरनमेंट को स्कैन करा, उसने देखा कि मार्केट की कंडीशंस क्या थी। स्ट्रैटेजी यूजुअली टेक कोर्स ऑफ फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो पूरा बिजनेस स्टार्ट करना एक तरीके की स्ट्रैटेजी होती है। और स्ट्रैटेजी में जो कॉमन डिसीजंस है ना, ये एक तरीके से केस स्टडी को अगेन आइडेंटिफाई करने के लिए है कि कॉमन डिसीजंस क्या होते हैं। जैसे लिखा है कि हम नया चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या यूज करेंगे, हम प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं, हम न्यू फील्ड में एंटर कर रहे हैं मतलब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, या हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। दीज आर स्ट्रैटेजी। प्लीज कॉपी। पॉलिसीज क्या है, दीज आर दी जनरल स्टेटमेंट, मतलब दीज आर दी सेंटेंसेस विच गाइड द थिंकिंग और चैनलाइजिंग द एनर्जी। ठीक है, मैं इसके लिए एक लाइन कह सकता हूं कि पॉलिसीज आर द प्री डिटर्मिन्ड वेज ऑफ हैंडलिंग अ सिचुएशन, मतलब पहले से डिसाइडेड तरीके कि कैसे एक सिचुएशन को, कैसे एक प्रॉब्लम को हम हैंडल करें। जनरली क्वेश्चन आता है कि वी आर हैविंग अ नो क्रेडिट, क्या कहते हैं, पॉलिसी, दैट वी डू नॉट सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, तो ये कौन सा टाइप ऑफ प्लान है, ये पॉलिसी। क्योंकि हमने अपने एम्प्लॉयज को पहले से बता दिया है हम क्रेडिट पे सामान नहीं देंगे। ठीक है, वी क्या कहते हैं, वी टेक दोस्त द एडमिशन ऑफ ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैव क्रॉस 70% इन द प्रीवियस क्लास। तो हमारी पॉलिसी है, हमें पहले से पता है भैया कि हम एडमिशन तभी देंगे जब 70% पार होंगे, वरना हम मना कर देंगे। इट प्रोवाइड बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी जिसका एक ब्रॉड कॉन्टूर है, जिसका जो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, उसको समझने में पॉलिसी हेल्प करती है, क्योंकि वो उसका एक छोटा सा पार्ट होती है। मैनेजेरियल एक्शन, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्शन होता है, जो इवेंट होता है, ये उसको गाइड करता है। अगर एक कंपनी में स्टैब्लिश्ड पॉलिसी है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। जैसे एक पॉलिसी ना जेपीएस सर ने बनाई थी, ठीक है, मुझे पता है तुम लोग मेरे को कई बार इस बात का, तुम्हारे पेरेंट्स कभी नाराज भी हो जाते हैं कि डिस्काउंट नहीं करना। अब रेट एक बार सोच समझ के रखो, डिस्काउंट नहीं करना, क्योंकि उससे ना इमेज खराब होती है, नाम खराब होता है, और क्या कहते हैं, हम कोई सब्जी नहीं बेच रहे। ठीक है, तो वो एक स्टैब्लिश पॉलिसी है, मैं वही फॉलो करता हूँ। अब अगर जो नहीं करते ना, फिर वहां पे क्या दिक्कत आ जाती है कि उन्हीं के लिए आगे जाके दिक्कत आती है कि भैया इनके तो कोई वर्ड्स ही नहीं है। तो इसीलिए यू हैव टू फॉलो एस्टैब्लिश पॉलिसी। पॉलिसीज आर फॉर ऑल लेवल। टॉप लेवल की पॉलिसी टॉप लेवल के हिसाब से होगी, मिडिल लेवल की पॉलिसी मिडिल लेवल के हिसाब से होगी, लोअर लेवल की पॉलिसी लोअर लेवल के हिसाब से होगी। जिसका जैसा काम है उसको वैसे के प्री इंस्ट्रक्शंस मिले होंगे, प्री डिटर्मिन्ड एक्शंस बता रखे होंगे, उन्हें हम पॉलिसी। पॉलिसी दो प्रकार की होती है, मेजर एंड माइनर। मेजर इज ओनली फॉर आउटसाइडर्स, माइनर इज फॉर इनसाइडर्स, कंपनी के अंदर, कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए। इसके बाद एक लाइन लिखी है, दीज आर द ब्रॉड पैरामीटर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वर्ड लिखा है ब्रॉड कॉन्टूर, वो है स्ट्रैटेजी, वर्ड लिखा है ब्रॉड पैरामीटर, ये है पॉलिसी। ये वर्ड्स होते हैं आइडेंटिफाई करने। पैरामीटर क्या होता है, जो हमें बताता है कि हम कहाँ तक क्या कर सकते हैं। पैरामीटर मतलब हमारी एक तरीके की लिमिट है कि हम इतना ही कर सकते हैं, जैसे पता होता है ना मैनेजर्स को, तो ये हमारी पॉलिसी होती है। अगला भी साथ साथ में समझा देता हूँ, प्रोसीजर। प्रोसीजर की मैं तुमसे बात करूं, तुम मुझे कहोगे हाँ सर काम करने का मेथड, पर सुनो, प्रोसीजर मेथड नहीं होता। प्रोसीजर होते हैं रूटीन स्टेप्स टू कैरी आउट द एक्टिविटी, स्टेप बाय स्टेप, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि पहले हम ये करेंगे फिर हम ये करेंगे। जैसे कि मान लो एक बच्चा है, कनव गया बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो कुछ रूटीन स्टेप्स फॉलो होंगे। पहले कनव से कहा जाएगा कि आप अपनी आईडी शो करो, आईडी शो करेगा, फिर उनसे फॉर्म भरवाया जाएगा, फिर उनसे फोटो मांगी जाएगी, फिर उनसे सिग्नेचर करे जाएंगे, फिर उनका बैकग्राउंड चेक करा जाएगा, फिर उसके बाद उनसे चेक मांगा जाएगा कि अकाउंट स्टार्ट करने के लिए कि आपके बैंक में पैसे डाले, अगर उनके पास नहीं है तो किसी और से चेक ला के दो।
फिर उनका अकाउंट ओपन होगा, उन्हें किट मिलेगी और उन्हें अपना नेट बैंकिंग का पासवर्ड और एटीएम का पासवर्ड दिया जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती है ना। दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर, ये एग्जैक्ट मैनर वर्ड देख रहे हो, ये केस स्टडी का वर्ड है, ठीक है। जो मैंने ग्रीन लाइन से अंडरलाइन कर रखे हैं ना, ये केस स्टडी के वर्ड है। दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एन एक्ट इज टू बी परफॉर्म, क्योंकि ये चेंज नहीं होते, ये हमेशा सेम रहते। दे आर स्पेसिफाइड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी समझते हो बेटा, कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अगर उसके बाद भी ना समझ आए तो माननीय अमित शाह जी से समझ लेना। फॉलोड इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, ठीक है, कि अगर ऐसा होगा तो ये प्रोसीजर फॉलो करना है, ऐसा होगा तो ये प्रोसीजर फॉलो करना है। कोई बैंक अकाउंट ओपन करने आएगा तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, कोई लोन लेने आएगा तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। प्रोसीजर इनसाइडर्स के लिए ही होते हैं, क्योंकि इनसाइडर्स को बताया जाता है कि तुम्हें काम कैसे करना, ठीक है। इट इज फॉलोड टू इंश्योर पॉलिसी, हमारी पॉलिसी है, हम एडमिशन उसको देंगे जिसके 70% से अधिक मार्क्स हैं, पर एडमिशन देने का एक प्रोसीजर फॉलो होगा, कि पॉलिसी को पूरा करने के लिए जो हम एक स्टेप बाय स्टेप कैरी करने वाले हैं, दैट इज प्रोसीजर। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ आती है। मेथड, अब मेथड क्या होते हैं? मेथड प्रोसीजर नहीं होते, मेथड होते हैं प्रिस्क्राइब्ड वे, काम को करने के तरीके, मैनर। जैसे मेथड है, लेबर इंटेंसिव मेथड है, कैपिटल इंटेंसिव मेथड है प्रोडक्शन का। अब हम लेबर इंटेंसिव फॉलो करेंगे तो लेबर इंटेंसिव का अपना एक प्रोसीजर है, कैपिटल इंटेंसिव का अपना एक प्रोसीजर। तो दीज आर वेज ऑफ डूइंग द थिंग। It deals with task comprising one step of procedure and tell how that step is to be performed. जैसे प्रोसीजर में हमारे बीच में आ गया कि हमें प्रोडक्शन करनी है, फिर आगे एक स्टेप है प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन के अंदर लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है। काम करने का एक वे है, तरीका, उसे हम मेथड कहते हैं, ठीक है। बेसिकली वर्ड जो तुम्हारे को केस स्टडी में मिलेंगे, दैट इज वे और मैन। फिर प्रॉपर और दूसरी जो चीज आपको बच्चों याद रखनी है, जो केस स्टडी में आ सकती है, वैसे ये केस स्टडी में कम आने वाला पॉइंट है, पर अगर आ सकती है तो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेथड सेव टाइम मनी एंड एफर्ट और प्रिस्क्राइब्ड वे, काम को करने का तरीका, इसे हम मेथड कहते हैं। ये वो लाइनें हैं जो केस स्टडी की होती हैं, जो आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकती है। वैसे तो ऊपर वाली ही होगी, नीचे वाली भी कम होती है, बट ऊपर वाली ये है, प्रिस्क्राइब्ड वे और मैनर ऑफ डूइंग द थिंग। रूल, दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म। रूल, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। रूल्स आर द स्टेटमेंट विच शोज एक्शन एंड नॉन एक्शन। रूल्स आर द स्टेटमेंट विच शो एक्शन एंड नॉन एक्शन। एक्शन मतलब डूज, नॉन एक्शन मतलब डॉट्स। रूल्स हमें बताते हैं डूज एंड डॉट्स। These are the statement that specify and inform what is to be done or not. They do not allow any flexibility. इनमें कोई flexibility नहीं होती। जैसे स्कूल में रूल है कि स्मोक करना अलाउड नहीं है, तो ये नहीं कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड कर दी, सिर्फ 2 कश लगा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं, ठीक है। बच्चा बता रहा है ड्रैग, 2 ड्रैग लगा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं, ठीक है। इनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, कोई डिस्क्रिशन नहीं होती। It reflects managerial decision that certain action must be taken. इसे simplest form इसलिए कहते हैं because no discretion is allowed. जैसा है वैसा है, specific actions and non actions. जब इसमें कोई discretion ही नहीं है तो ये fixed है, ठीक है। आती है बात समझ? किसी को कोई डाउट इन दोनों में से? प्रोग्राम, अब प्रोग्राम एक ऐसा टॉपिक है जिसकी केस स्टडी 99% आपको कहीं मिलेगी नहीं, ठीक है। प्रोग्राम कहते हैं कि अगर एक ऐसा प्लान जिसमें ऑब्जेक्टिव भी आ जाए, पॉलिसी भी आ जाए, प्रोसीजर भी आ जाए, रूल भी आ जाए, सारी की सारी चीजें आ जाए ना, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम, जिसमें सब चीजें कवर हो। जैसे ये बात ना बिल्कुल सही है, आप लोगों ने जैसे प्रोग्राम का मतलब पढ़ा था, मतलब वर्ड प्रोग्राम यूज होता है तो क्या होता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, उसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, कुल्लू मनाली जा रहे हो या फिर सिंगापुर जा रहे हो, तो उसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ पॉलिसीज है, वो सबको कवर करते हैं। जैसे अगर हम एक शॉपिंग मॉल बना रहे हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, हमारे कुछ रूल्स डिसाइडेड हैं, कुछ प्रोसीजर हैं, तो दैट इज प्रोग्राम। आज तक पूरे बोर्ड में पिछले 20 सालों में एक क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन, हेलो कैन यू पीपल हियर मी? कैन यू पीपल हियर मी? हाँ, जैसे एक ही क्वेश्चन आया आज तक पिछले 20 सालों में, 1 मार्क का क्वेश्चन था ईयर 2007 में, कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल, यस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल इज अ प्रोग्राम, और कुछ नहीं है। बस अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो सारे प्लान को कवर कर रहा है,
तो उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। इट इंक्लूड इंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज, मतलब हर प्रकार की एक्टिविटी इसमें इंक्लूडेड होती। फिर आ जाता है बजट। बजट जो है ना, सिंपल सी बात बोलूं, न्यूमेरिकल प्लान, ऐसा प्लान जिसमें नंबर्स आ जाए। बजट फाइनेंशियल भी हो सकता है, पेपर में क्वेश्चन फाइनेंशियल का ही आएगा ज्यादा, कि हमें यहाँ से पैसे आने हैं, यहाँ पे पैसे जाने हैं, एंटीसिपेटेड रिसीट्स, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। सेल्स बजट की इतनी सेल्स की एक्सपेक्टेशन, इतनी प्रोडक्शन की एक्सपेक्टेशन है। हमें आजकल ये नई चीज शुरू हुई है, नंबर ऑफ वर्कर्स कि हमने एस्टिमेट लगाया दैट वी विल बी रिक्वायरिंग 70 न्यू वर्कर्स, ये भी बजट है। ये याद रखना, ये आजकल नया पॉइंट निकला है बजट का केस स्टडीज में। इट मेक्स इजी टू कंपेयर एक्चुअल विद बजटरी स्टैंडर्ड। अच्छा, एक पॉइंट और, कौन सा ऐसा टाइप ऑफ प्लान है जो कंट्रोलिंग में हेल्प करता है? तो बजट, क्योंकि बजट में हमने स्टैंडर्ड सेट करे होते हैं, हमें ये चीजें अचीव करनी है, तो वहां पे हम कंपेयर कर पाते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से। तो बजट हमें कंट्रोलिंग करने में हेल्प करता है, क्योंकि हम बजट में हम टारगेट सेट कर देते हैं और उन टारगेट से एक्चुअल्स को कंपेयर करते हैं। मेकिंग बजट इन्वॉल्व फोरकास्टिंग, क्योंकि हम बजट फ्यूचर के लिए बनाते हैं, तो हमें आज बैठ के कल के बारे में सोचना पड़ता है, तो बजट इन्वॉल्व फोरकास्टिंग। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इन न्यूमेरिकल टर्म, न्यूमेरिकल प्लान इज बजट। बजट जनरली फाइनेंशियल होता है कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पैसा जाएगा, पर सेल्स पे भी हो सकता है, कितनी सेल करेंगे, कितनी प्रोडक्शन करेंगे, हमें कितने वर्कर रिक्वायर्ड हो सकते हैं, हमें कितना कैश फ्लो चाहिए, इसका भी बजट हो सकता है। फिर बजट होने से हम कंपेयर कर सकते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, और अगर कोई डिविएशन निकलती है, कोई कमी निकलती है, तो उसका रीजन फाइंड कर सकते हैं, ताकि ये दिक्कत आगे ना आए, और बजट से हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में।